नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2025 का साल समाप्त होने के बाद 2026 की शुरुआत से ही अब नरेंद्र मोदी के लिए नई चुनौतियां, और उन चुनौतियों पर मुझे लगता है कि अब जो है वो हर कोई खुलकर बात करने लगा है। और इस पर बात करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि दो टर्म की अगर हम बात करें, 2014 से 2019 और 2019 से 2024, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके मैनिफेस्टो का पार्ट थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 को हटाने का मुद्दा हो, या तमाम तरीके की चुनौतियां हो, एक के बाद एक हर चुनौती से नरेंद्र मोदी बड़ी ही कुशलता के साथ हम कह सकते हैं कि वो पार पाते हुए दिखाई दिए। जिसमें दो सबसे बड़ी चुनौती, एक कोविड के समय जब पूरी दुनिया उस महामारी से जूझ रही थी, उस समय जिस तरीके का प्रबंधन और वैश्विक मंदी के दौर से भारत को बचाना, स्वदेशी जो है वो एक वैक्सीन तैयार करना, और इतना ही नहीं, दूसरे देशों में उस वैक्सीन को भेजना, इसके साथ भूकंप प्रभावित जो भी देश थे उन देशों को भारत ने जो है वो दवाइयां, जो सामग्रियां भेजी, वो अपने आप में इसका एक नायाब उदाहरण है। दूसरा अगर हम देखें तो इस वक्त जब रसिया और यूक्रेन युद्ध में जो है वो उलझा हुआ था, उस वक्त तमाम तरीके के सैंक्शंस के बावजूद रसिया से जो है कच्चा तेल खरीदना, उसको रिफाइन करना और यूरोपीय मार्केट में उसको बेचना। साथ ही साथ अगर हम कहें तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे शासनकाल में आने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक नई चुनौती खड़ी की, जो टैरिफ वॉर की चुनौती थी, और उसको किस तरीके से बड़ी कुशलता के साथ इस सरकार ने हैंडल किया, यह भी जो है वो एक 2025 के जाते जाते एक नायाब उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कीर्तिमानों की सूची में हम उसको शामिल कर सकते हैं। तो एक जो साफ तौर से निकल कर आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत से बाहर जो चुनौतियां हैं, उसमें जिस कुशलता के साथ जो प्रबंधन है, उसमें यह हम सबको देखने को मिलता है। लेकिन अब जब समय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए चुने गए, तो अब नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौतियां हैं वो बाहरी लोगों से नहीं, अब जो चुनौतियां होने वाली है वो है अपनों से। अपनों से का मतलब, जब हम इसमें विपक्ष को भी शामिल कर ले, तो विपक्ष की जो चुनौतियां हैं, राज्य दर राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, उसमें नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि वो कैसे जो है वो विपक्ष को एक तरीके से नेस्त नाबूद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब समय के साथ जो चुनौतियां निकल कर आती है, वो चुनौतियां निकल कर आती है अपनों से, मतलब नौकरशाही से, या फिर हम समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो अब वो चुनौतियां कौन सी है और इन चुनौतियों का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैसे है, क्योंकि इस देश में कोई भी छोटी से छोटी घटना घटती है तो अब उसको सीधा जो है उसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से जोड़कर देखा जाता है। विपक्ष लगातार, आपने देखा होगा, किसी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कुछ भी होता है तो उसका सीधा संबंध जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखा जाता है। मणिपुर इसका सबसे बढ़िया उदाहरण। तो मणिपुर में कोर्ट के एक फैसले से जिस तरीके से कुकी और मैतेई समुदाय आमने सामने हुए, हिंसा भड़की, लेकिन कटघरे में खड़ा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब ऐसी सूरत में जब हम इन चुनौतियों की बात करते हैं तो ये चुनौतियां कौन सी है, पहले हम इनको समझते हैं। पहली चुनौती है प्रशासनिक स्तर की जो चुनौतियां हैं। अब प्रशासनिक स्तर की चुनौतियां किस तरीके से छवि खराब करने का काम करती है और इससे कैसे पार पाया जाएगा। आप देखिए, गोवा का नाइट क्लब साल के अंतिम पड़ाव में, आखिरी महीने में गोवा के एक नाइट क्लब में आगजनी की घटना होती है, लगभग 25 लोग मारे जाते हैं। अब उसमें जो चीजें निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि देर रात तक किस तरीके से उस नाइट क्लब को जो है वो लाइसेंस दिया गया, सकरी गलियां जहां पर कोई भी सुविधा, तत्काल सुविधा जिसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी के लिए, वो पहुंच ही नहीं पाती। तो सवाल उठता है प्रशासनिक स्तर पे कि नियमों को ताक में रखते हुए किस तरीके से इस तरीके के अवैध स्तर के जो नाइट क्लब हो या तमाम तरीके की एक्टिविटीज हो,
उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के ऊपर या फिर आखिर में अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगलियां उठती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो आता है इंडिगो प्रकरण, सबसे बड़ा, और पूरे देश ने, और इसको लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष तो आरोप लगाता ही है देश की संपत्तियों को बेचने का, उनके निजीकरण का, तो उसमें अब सवाल उठता है डीजीसीए का, जिसका आज तक जो है वो भारत की जनता को जवाब नहीं मिला कि आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट में 65% की जो हिस्सेदारी है वो इंडिगो को कैसे मिली, और उसके चलते इंडिगो ने कैसे जो है वो इस पूरे बिजनेस के ऊपर राज करने लगी, अपनी मनमानी करने लगी, और नतीजा ये हुआ कि यात्रियों को कितनी जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अब डीजीसीए और डीजीसीए के साथ में अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस प्रक्रिया में ऐसा क्यों हुआ, क्या इसको रोका नहीं जा सकता था? तो यह भी जो है वो एक बड़े ही सवाल खड़े करता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो अरावली पर्वतमाला, इस वक्त राजस्थान में अगर आप देखोगे तो अरावली बचाओ अभियान जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। अब इसके दो पहलू है, एक पहलू है न्यायिक पहलू। अब न्यायिक पहलू में अगर हम देखें तो अरावली के साथ साथ मुझे लगता है कुलदीप सिंह सेंगर, इसको भी जोड़कर इसके साथ देखा जा सकता है। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आती है, और वो गाइडलाइन किस तरीके से आती है? एक विशेषज्ञ पैनल के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति गाइडलाइन देती है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आदेश जारी कर देती है, और आदेश एक ऐसा होता है जिसको हम कहें कि बिना किसी समझ के, बिना किसी प्रमाण के, या बिना किसी, जिसको हम कहें कि पूरा मसौदा तैयार किए बिना, सोच विचार किए बिना उस पर फैसला दे देना कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उनको अरावली में गिना ही नहीं जाएगा। अब यह तो हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन उसके बाद जो तत्काल तरीके से सरकार ने खनन के लिए जो लाइसेंस बांटे, दर्जनों भर लाइसेंस, वो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर देते हैं। और सवाल जब भी खड़ा हो तब भी खड़ा होता है कि आखिर खनन माफिया इतने प्रभावी क्यों होते हैं? क्योंकि यह समस्या भारतीय जनता पार्टी के शासन से तो है नहीं। अरावली को अगर आप देखोगे बड़े गौर से तो आज भी जो है वो ठीक उसी तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही ऑर्डर बदल दिया, बावजूद इसके जो है वो खनन चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। और उससे पहले अगर आप देखोगे 10 से 20 साल का, जब से हमारी जो है वो राजनीतिक समझ या इस तरीके की समझ हुई है, तब से ये दौर जो है वो शुरू हो चुका है, चाहे वो बजरी माफिया हो या फिर इस तरीके का जो है वो पत्थर तोड़ने वाला एक माफिया हो, बेचने का काम करता हो। तो खनन माफिया का सीधे तौर पर इस तरीके का इंटरफेयर, और वो भी किसमें? प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और फिर सरकार में, तो यह दिखाता है कि आखिर इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा। दूसरा उदाहरण, जब हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो सवाल यह भी उठता है, क्योंकि आज के समय में सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो, जब भी कोई फैसला दिया जाता है और वो फैसला जनता के खिलाफ है तो उसको सीधा नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जाता है। अब नरेंद्र मोदी के साथ उसको जोड़ा जाता है तो आप देखिए कुलदीप सिंह सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में जेल में गए, जेल में रहते हुए उस लड़की के जो बाप थे उनकी जो हत्या करवाना, और उसके ऊपर खुद के ऊपर जो है वो ट्रक से हमला करवाना, तो अलग अलग तरीके के आरोप थे। अब जो उन्नाव का जो रेप केस मामला था उसमें जमानत दी गई कुलदीप सिंह सेंगर को, हालांकि पेच उसमें बाद में भी फंसा हुआ था क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर नहीं आने वाला था, लेकिन एक माहौल बनाया गया, और जब माहौल बनाया गया तो सॉलिसिटर जनरल उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और उस जो हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, उसको स्टे ऑर्डर लेकर आए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर के जैसे नेताओं की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में कैसे हो जाती है, और जब भारतीय जनता पार्टी में इन नेताओं की एंट्री हो जाती है तो इसको भारतीय जनता पार्टी को बचाया कैसे जा सकता है, यह भी जो है वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी कड़ी में जब हम इसकी बात करते हैं कि ऐसे नेताओं की, तो आप देखिए इसका दूसरा पहलू, देश का सबसे स्वच्छ शहर जिस कैटेगरी में इंदौर आता है, और इंदौर में जहरीले पानी की वजह से
कुछ लोगों की जानें चली जाती है और यह आंकड़ा लगभग जो है वो 20 के पार पहुंच गया और 30 से ऊपर लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आता है, सरकार को आदेश दिया जाता है कि उनके इलाज का खर्चा उठाए और शहर को स्वच्छ जल जो है वो प्रोवाइड करवाए। लेकिन उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो पहले आपको पता होगा बंगाल के प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसे नेताओं से जब कोई पत्रकार सवाल करता है इसी मामले को लेकर तो उनको यह फोकट का सवाल लगता है और इतना ही नहीं, उस पत्रकार को गाली दी जाती है। अब जब एनडीटीवी की बात आती है तो इसमें खुलकर जो है वो बात होनी चाहिए, क्योंकि एनडीटीवी इस वक्त गौतम अडानी के पास उसके शेयर है और लगातार मीडिया को टारगेट किया जाता है, गोदी मीडिया। लेकिन उसी एनडीटीवी के एक पत्रकार अनुराग ने इस तरीके का सवाल किया गया तो हमेशा आप देखिए कि कटघरे में खड़ा कौन होता है? पत्रकार। लेकिन एक नेता जो लाव लश्कर के साथ चलता है अपने चेले चपाटों के साथ में, वो उस पत्रकार को गाली देता है और उसके चेले चपाटे उसको धमकाते हुए नजर आते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर कैलाश विजयवर्गीय जैसे बददिमागी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कब तक रहेंगे और इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा? और यह सवाल जनता के ऊपर भी है कि आखिर जनता जो है वो ऐसे लोगों को कब तक जिताकर, चाहे वो विधानसभा हो या संसद हो, उसमें ये बेचती रहेगी और फिर ऐसे ही लोगों को मंत्री पद दे दिया जाएगा। तो जहां पर एक तरीके से हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फीडबैक लेकर हर मंत्री का पूरा जो है वो लेखा जोखा रखते हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैलाश विजयवर्गीय कब तक? और उसी के साथ में जब हम कहते हैं कि बीजेपी से, तो ऐसे और नेता, दूसरा उदाहरण आप देखिए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तब ब्राह्मण विधायकों ने, चाहे वो मंत्री हो या विधायक हो, किसी भी पार्टी से हो, सत्ता पक्ष से या विपक्ष से, उन्होंने एमएन त्रिपाठी के घर एक मीटिंग रखी सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए। और 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देख चुकी थी कि किस वजह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सीटें कम हुई और कारण था विधायक और सांसदों का नकारापन, या हम कह सकते हैं कि आलसीपन, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत तो जाएंगे, क्योंकि चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए है। तो जहां जनता जो है वो विश्वास दिखाती है तो फिर जनता ये भी देखती है कि किस सरकार में कौन सा नेता जो है वो कर क्या रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, तो उससे पहले ये जो मीटिंग हुई थी जिसको सहभोज नाम दिया गया था, उन विधायकों के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा जो सीधे तौर पर मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने का एक प्रयास करते हैं। और फिर उसमें एक और जो है वो चीज ऐड हो जाती है, दिल्ली, भारत की राजधानी, सभी देशों के लगभग जो है वो राजदूतों के आप देखोगे एम्बेसीज यही है। ऐसी स्थिति में दिल्ली का प्रदूषण का स्तर एक नहीं, एक दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली जो है वो इस प्रदूषण की समस्या से, जो कि लगातार जो है वो गंभीर होती जा रही है, उससे जूझती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार AQI जो है वो कहां तक गया सबको पता है। तो ऐसी स्थिति में जब, क्योंकि हालांकि भले ही जो है वो हम कहें कि ज्यादा समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में नहीं हुआ वो, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि इसके लिए सरकार के प्रयास क्या है और सरकार ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कितना जल्दी और कितना प्रभावी जो है वो काम करेगी। तो इसलिए हमने कहा कि इस बार की जो चुनौतियां हैं, जो बाहर की चुनौतियां थी, चाहे वो विपक्ष की चुनौती हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की चुनौती हो, उसमें जो है वो कुशलता के साथ कैसे निपटा जाता है, उसके ऊपर कोई भी जो है वो सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकता। भले ही दूसरे देशों के साथ, चाहे आप पहलगाम का अटैक देख लीजिए और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, किस तरीके से पाकिस्तान को अलग अलग ठिकानों के ऊपर मिसाइलें दागी गई, लेकिन जब मामला आता है देश के स्तर का, अंदर का, तो फिर सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिस तरीके की जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के विपरीत जो काम कर रहे हैं, चाहे आप अहंकार कहिए, बद्दिमागी कहिए या कुछ भी कहिए, तो आखिर 2026 में इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरीके से निपटते हुए दिखाई देंगे। इसलिए हमने कहा कि यह साल जो है अब कड़ी चुनौतियां लेकर आएगा और इस बार चुनौती बाहर से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से होने वाली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।